अध्याय 4 उल्लुओं की सभा। ये बहुत अजीब बात है कि जितनी ज्यादा नींद आती है उतनी ही देर लगती है बिस्तर पर जाने में, खासकर जब आपके कमरे में आग जल रही हो। जिल को लगा कि वह कपड़े तभी उतार पाएगी जब थोड़ी देर आग के सामने बैठ ले, और एक बार जब वह बैठ गई तो उठने का मन ही नहीं हुआ। वह पहले ही 5 बार खुद से कह चुकी थी, मुझे अब बिस्तर पर जाना चाहिए, जब अचानक खिड़की पर एक ठप सी आवाज से वह चौंक गई। वह उठी, पर्दा हटाया और पहले तो उसे केवल अंधेरा दिखा। फिर वह उछल पड़ी और पीछे हट गई, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा खिड़की से टकराया था और शीशे पर जोर से ठप की आवाज आई थी। उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना ख्याल आया, अगर इस देश में विशाल पतंगे होते होंगे तो। उफ। लेकिन फिर वह चीज वापस आई और इस बार वह लगभग पक्के तौर पर देख पाई कि वह चोंच थी, और वही चोंच आवाज कर रही थी। ये कोई विशाल पक्षी है, जिल ने सोचा। क्या ये कोई गरुड़ हो सकता है? उसे गरुड़ से भी मिलने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। तुरंत एक तेज फड़फड़ाहट के साथ वह जीव खिड़की की चौखट पर आकर बैठ गया और खिड़की पूरी तरह भर गई, जिससे जिल को पीछे हटना पड़ा। ये उल्लू था। चुप चुप, त्रुहु त्रुहु, उल्लू ने कहा। शोर मत करो। अब बताओ, क्या तुम दोनों सच में उस काम को लेकर गंभीर हो जो तुम करने आए हो? गुमशुदा राजकुमार की बात कर रहे हो? जिल ने पूछा। हाँ, हमें करना ही है, क्योंकि अब उसे शेर की आवाज और चेहरा याद आ गया था, जिसे वह दावत और कहानी सुनने में लगभग भूल ही गई थी। अच्छा, उल्लू ने कहा, तो फिर एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मैं जाकर दूसरे इंसान को जगाता हूँ, फिर तुम्हारे पास लौटता हूँ। तुम अपने ये दरबारी कपड़े बदल लो और कुछ ऐसा पहन लो जिसमें यात्रा कर सको। मैं 2 मिनट में लौटता हूँ। त्रुहु। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह चला गया। अगर जिल को पहले से रोमांचों की आदत होती तो वह उल्लू की बात पर शक करती, लेकिन ऐसा विचार उसके दिमाग में आया ही नहीं, और आधी रात के भागने के रोमांच में वह अपनी नींद ही भूल गई। उसने फिर से स्वेटर और निक्कर पहन लिए। निक्कर के बेल्ट में एक गाइड चाकू भी था जो शायद काम आ सकता था, और उसने कुछ और चीजें भी साथ रख ली जो उसे उस पतली लहराती बालों वाली लड़की ने दी थी। उसने घुटनों तक आने वाले एक छोटा सा क्लॉक चुना जिसमें हुड भी था। अगर बारिश हुई तो ये काम आएगा, उसने सोचा। कुछ रुमाल और एक कंघी भी रख ली। फिर वह बैठकर उल्लू का इंतजार करने लगी। वह फिर से ऊँघने लगी थी जब उल्लू वापस आया। अब हम तैयार हैं, उसने कहा। तुम ही रास्ता दिखाओ, जिल ने कहा। मुझे ये सारे रास्ते भी याद नहीं है। त्रुहु, उल्लू ने कहा। तुम महल के अंदर से नहीं जाओगे, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पीठ पर सवार होना होगा, हम मुड़कर चलेंगे। ओह, जिल ने कहा, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत भारी नहीं हो जाऊंगी? तू हूँ, ऐसी मूर्खता मत करो। मैंने पहले ही दूसरे को उठा रखा है। अब हम पहले ये दीपक बुझा दें। जैसे ही दीपक बुझा, खिड़की से दिखने वाली रात उतनी काली नहीं लगी। अब वह काली नहीं बल्कि कुछ धूसर सी हो गई थी। उल्लू खिड़की की चौखट पर अपनी पीठ कमर की ओर किए खड़ा था, और उसने अपने पंख फैला दिए। जिल को उसकी मोटी छोटी सी देह पर चढ़ना पड़ा और अपने घुटने पंख के नीचे कसकर पकड़ना पड़ा। पंख गर्म और मुलायम लग रहे थे, लेकिन पकड़ने को कुछ नहीं था। पता नहीं स्क्रब को उड़ान कैसी लगी होगी, जिल ने सोचा। और जैसे ही वह ये सोच रही थी, एक जोरदार झटके के साथ उन्होंने खिड़की छोड़ी और पंखों की फड़फड़ाहट उसके कानों में गूंजने लगी, और रात की ठंडी गीली हवा उसके चेहरे से टकराई। रात उतनी अंधेरी नहीं थी जितनी उसने सोची थी, और बादल छाए होने के बावजूद एक चांदी जैसी रोशनी वाला धब्बा दिख रहा था, जहां चांद बादलों के पीछे छिपा था। नीचे के खेत धूसर दिख रहे थे और पेड़ काले। हवा में एक फुसफुसाती सरसराती सी गूंज थी जो बताती थी कि बारिश आने वाली है। उल्लू ने घूमा और अब महल उनके सामने था। बहुत कम खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। वे सीधे उसके ऊपर की तरफ उड़ते हुए उत्तर दिशा में नदी पार कर गए। हवा ठंडी हो गई थी, और जिल को लगा जैसे वह नीचे नदी में उल्लू की सफेद परछाई देख पा रही थी। कुछ देर बाद वे नदी के उत्तर किनारे पर पहुंच गए, जहां घने जंगल थे। उल्लू ने अचानक किसी चीज को चोंच मारी, जिसे जिल देख नहीं पाई। अरे प्लीज ऐसा मत करो, जिल बोली। तुमने मुझे लगभग गिरा ही दिया। माफ करना, उल्लू बोला। मैं बस एक चमगादड़ पकड़ रहा था, एक मोटा रसीला चमगादड़, थोड़ा बहुत पोषण देने वाला। क्या तुम्हारे लिए पकड़ लाऊं? नहीं शुक्रिया, जिल ने घृणा से कहा। अब वह थोड़ा नीचे उड़ रहा था, और एक बड़ा काला सा दिखने वाला ढांचा उनके सामने उभरने लगा। जिल को बस इतना देखने को मिला कि वह एक मीनार थी, आधा टूटा फूटा, जिस पर बहुत सारी बेलें चढ़ी थी।
तभी उसने खुद को एक खिड़की की मेहराब से झुकते हुए पाया, क्योंकि उल्लू ने उसे उन बेलों और मकड़ी के जालों से भरे सुराख से अंदर ला दिया। अंदर हवा कुछ बासी सी थी, और जैसे ही जिल उल्लू की पीठ से उतरी, उसे, जैसा आमतौर पर होता है, ये महसूस हो गया कि अंदर भीड़ थी। और जब हर तरफ से अंधेरे में आवाजें आने लगी, त्रुहु त्रुहु, तो वह समझ गई कि ये जगह उल्लुओं से भरी थी। वह तब थोड़ी राहत महसूस कर पाई जब एक अलग आवाज आई। क्या तुम हो पोल? क्या तुम हो स्क्रब? जिल ने पूछा। अब, ग्लिमफेदर बोला, मुझे लगता है हम सब यहाँ हैं। अब उल्लुओं की सभा शुरू करें? त्रुहु त्रुहु, सही कहा, यही करना ठीक होगा, कई उल्लुओं ने कहा। एक पल रुको, स्क्रब की आवाज आई। मुझे पहले कुछ कहना है। कहो कहो, उल्लुओं ने कहा, और जिल बोली, हाँ बोलो। मुझे लगता है आप सब, मतलब आप सब उल्लू लोग, आप लोग तो जानती होंगी कि राजा कैस्पियन 10वें ने अपने जवानी में पूर्व दिशा की ओर समुद्र की यात्रा की थी। मैं भी उस यात्रा में था, उनके साथ, और चूहा रिपिचीप और लॉर्ड ड्रियन वगैरह भी साथ थे। मुझे पता है कि सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हमारे और तुम्हारी दुनिया में समय अलग गति से चलता है, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजा का आदमी हूँ, और अगर ये उल्लुओं की सभा किसी भी तरह राजा के खिलाफ हुई साजिश है, तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। त्रुहु त्रुहु, हम सब भी राजा के उल्लू हैं, उल्लुओं ने कहा। तो फिर बात क्या है? स्क्रब ने पूछा। बस इतनी सी बात है, ग्लिमफेदर ने कहा, कि अगर रेजिडेंट ट्रम्पकिन को पता चल गया कि तुम गुमशुदा राजकुमार को ढूंढने जा रहे हो, तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। वह तो तुम्हें ताले में बंद कर देगा। हे भगवान, स्क्रब ने कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि ट्रम्पकिन गद्दार है? मैं तो समुंदर के दिनों में उसके बारे में बहुत कुछ सुना करता था। कैस्पियन मतलब राजा उस पर पूरी तरह भरोसा करते थे। ओह नहीं, एक आवाज ने कहा, ट्रम्पकिन कोई गद्दार नहीं है, लेकिन 30 से ज्यादा योद्धा, शूरवीर, सेंटोर, अच्छे दैत्य वगैरह कभी न कभी राजकुमार को ढूंढने निकले, और कोई भी वापस नहीं आया। और आखिर में राजा ने कह दिया कि वह अपने सारे बहादुर नारनियाओं को खोते नहीं देख सकते, और अब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जब ट्रम्पकिन को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने भेजा है, हम दोनों को भेजा है, जिल ने जोर दिया, तो वो हमें जरूर जाने देगा, स्क्रब ने कहा। हाँ, ग्लिमफेदर ने कहा, मुझे लगता है शायद वो तब मान जाएं, लेकिन राजा तो इस समय यहाँ नहीं है, और ट्रम्पकिन नियमों का पक्का है। वो एकदम ईमानदार है, लेकिन बिल्कुल बहरे हैं, और बहुत झिंझलाने वाले भी। तुम उन्हें कभी ये नहीं समझा पाओगी कि इस बार नियमों से हटकर काम करने का समय है। तुम सोच सकते हो कि वो हम पर कुछ भरोसा करेगा, क्योंकि हम उल्लू हैं, और सबको पता है कि उल्लू कितने बुद्धिमान होते हैं, किसी और ने कहा। लेकिन अब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि बस यही कहेंगे, तुम तो बच्चे हो। मुझे याद है जब तुम मंडी में थे। मुझे मत सिखाओ श्रीमान, बकवास और बिस्कुट। इस उल्लू ने ट्रम्पकिन की आवाज की अच्छी नकल की, और सारे उल्लू हंस पड़े। बच्चों को समझ आने लगा कि नार्नियावासी ट्रम्पकिन के बारे में वैसे ही महसूस करते हैं, जैसा स्कूली बच्चे किसी सख्त मास्टर के बारे में करते हैं, जिससे सब थोड़ा डरते हैं, सब उसकी नकल उतारते हैं, लेकिन कोई भी उसे सच में नापसंद नहीं करता। राजा कितने दिन तक बाहर रहेंगे? स्क्रब ने पूछा। काश हमें पता होता, ग्लिमफेदर ने कहा। देखो, हाल ही में ये अफवाह है कि खुद असलन को द्वीपों में देखा गया है, शायद टेरेबिन्थिया में, और राजा ने कहा था कि मरने से पहले वो एक बार फिर असलन से आमने सामने मिलकर ये पूछना चाहते हैं कि उनके बाद कौन राजा होगा। लेकिन हमें डर है कि अगर उन्हें असलन टेरेबिन्थिया में नहीं मिला, तो वह आगे पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, 7 द्वीप और लोन द्वीप, और फिर और भी आगे। वह कभी इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो दुनिया के छोर तक की यात्रा कभी नहीं भूले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके दिल के किसी कोने में वो फिर से वहां जाना चाहते हैं। तो फिर उनके लौटने का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, जिल ने कहा। नहीं, कोई फायदा नहीं, उल्लू ने कहा। ओह, कितनी उलझन की बात है। अगर तुम दोनों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया होता और बात की होती, तो वह सब कुछ व्यवस्थित कर देते। शायद तुम्हें एक सेना तक दे देते जो तुम्हारे साथ राजकुमार को ढूंढने जाती। जिल ने इस पर कुछ नहीं कहा, और उम्मीद की कि स्क्रब इतना सज्जन होगा कि उन लोगों को ये ना बताए कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। वह था, या लगभग था। उसने बस धीरे से बड़बड़ाया, खैर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और फिर जोर से कहा, ठीक है, अब हमें बिना मदद के ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन एक बात और जाननी है। अगर ये उल्लू की सभा, जैसे तुम कहते हो, बिल्कुल ईमानदार है और कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर ये इतने छुपकर क्यों हो रही है, रात के समय खंडर में, और सब गुप्त तरीके से?
तूहू कई उल्लुओं ने हुंकारा। हम और कहाँ मिले, कोई भी कब मिल सकता है सिवाय रात के। देखो, क्लिम फेदर ने समझाया, नार्निया के ज्यादातर जीव बड़े अजीब होते हैं। वो सब कुछ दिन में करते हैं, चकाचौंध धूप में। उफ, जब हर समझदार को सोना चाहिए, और इसलिए रात में वो इतने अंधे और मूर्ख होते हैं कि उनसे कोई बात ही नहीं की जा सकती। इसलिए हम उल्लुओं ने अपने लिए समझदारी के घंटे तय कर लिए हैं, जब हम बातें कर सके। समझ गया, स्क्रब ने कहा। अब आगे बढ़ो, हमें उस खोए हुए राजकुमार की पूरी कहानी बताओ। फिर एक बूढ़ा उल्लू, ग्लिम फेदर ने ही कहानी सुनाने लगा। करीब 10 साल पहले, जब रिलियन, कैस्पियन का पुत्र, एक युवा योद्धा था, वह अपनी माँ रानी के साथ मई की सुबह को नार्निया के उत्तरी इलाकों में सवारी कर रहा था। उनके साथ कई शूरवीर और महिलाएं थीं, और सबके सिर पर ताजे पत्तों के फूलों के हार थे और कमर पर सींग टंगे थे। लेकिन कुत्ते उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वे मे फेस्टिवल मना रहे थे, शिकार नहीं। दोपहर के समय वे एक सुंदर खुले मैदान में पहुंचे, जहां जमीन से एक झरना निकलता था, और वहीं उन्होंने उतरकर खाया पिया और मौज की। कुछ समय बाद रानी को नींद आने लगी, तो उन्होंने घास के किनारे उसकी झपकी के लिए चादरें बिछा दी, और राजकुमार रिलियन बाकी समूह के साथ थोड़ा दूर चला गया, ताकि उनकी बातें और हंसी से रानी की नींद न टूटे। तभी एक बड़ा सांप घने जंगल से निकल कर आया और रानी के हाथ में डंक मार दिया। सबने उसकी चीख सुनी और उसकी ओर दौड़े। सबसे पहले रिलियन पहुंचा। उसने सांप को रेंगते देखा और तलवार खींचकर उसका पीछा किया। वह सांप बिल्कुल हरा, चमकीला और जहर की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए साफ दिख रहा था, लेकिन वह घने झाड़ियों में गायब हो गया और रिलियन उसे पकड़ नहीं सका। वह लौटकर अपनी माँ के पास पहुंचा और देखा कि सब लोग उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि उसके चेहरे की पहली झलक में रिलियन समझ गया कि अब कोई दवा उसे बचा नहीं सकती। जब तक उसमें जान थी, वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक से बोल नहीं पाई, और जो भी संदेश देना चाहती थी, वह कहे बिना ही मर गई। ये सब शुरू से लेकर अंत तक 10 मिनट के भीतर हुआ। वे रानी की मृतदेह को कैर पैरवल ले गए, और वहां रिलियन, राजा और पूरे नार्निया ने उसका विलाप किया। वह एक महान रानी थी, बुद्धिमती, करुणामयी और प्रसन्नचित्त, जिसे राजा कैस्पियन पूर्व दिशा की यात्रा से लाए थे। कहते हैं कि उनकी नसों में तारों का रक्त बहता था। राजकुमार ने अपनी माँ की मृत्यु को गहराई से महसूस किया, जैसा कि कोई भी करता। उसके बाद वह लगातार उत्तरी सीमाओं में उस सांप को खोजने जाने लगा, ताकि उसका वध कर सके और प्रतिशोध ले सके। कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, हालांकि हर बार वह थका हुआ और व्याकुल लौटता। लेकिन रानी की मृत्यु के करीब 1 महीने बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई दर्शन देख चुका हो, और हालांकि वह पूरे दिन बाहर रहता, उसका घोड़ा थकान का कोई संकेत नहीं दिखाता। उसका सबसे करीबी दोस्त लॉर्ड ड्रेनियन था, वही जो उसके पिता की पूर्व की महान समुद्री यात्रा में कप्तान था। एक शाम ड्रेनियन ने कहा, आपको अब उस सांप को खोजने का काम छोड़ देना चाहिए। एक जानवर से बदला लेने में कोई न्याय नहीं, जैसे किसी आदमी से लिया जाता। आप व्यर्थ ही खुद को थका रहे हैं। राजकुमार ने जवाब दिया, मित्र, मैं पिछले 7 दिनों से उस सांप को लगभग भूल चुका हूँ। ड्रेनियन ने पूछा, अगर ऐसा है तो आप हर दिन उत्तर की ओर क्यों जाते हैं? मित्र, राजकुमार ने कहा, वहाँ मैंने अब तक की सबसे सुंदर वस्तु देखी है। प्रिय राजकुमार, कृपा करके मुझे कल साथ ले चलिए, ताकि मैं भी उसे देख सकूं। ड्रेनियन ने कहा। बिल्कुल, रिलियन बोला। अगले दिन उन्होंने घोड़े पर चढ़कर तेज गति से उत्तर के जंगलों की ओर सवारी की, और ठीक उसी झरने पर पहुंचे जहां रानी की मृत्यु हुई थी। ड्रेनियन को यह देखकर अचंभा हुआ कि राजकुमार ठीक उसी स्थान को क्यों चुन रहे हैं। वहां वे दोपहर तक रुके, और दोपहर के समय ड्रेनियन ने देखा कि वहां सबसे सुंदर महिला खड़ी थी, जिसे उसने कभी देखा था। वह झरने के उत्तर दिशा में खड़ी थी, कुछ नहीं बोली, लेकिन राजकुमार को हाथ से बुलाया, जैसे कह रही हो कि पास आओ। वह लंबी और भव्य थी, चमक रही थी, और उस पर जहर जैसे हरे रंग का पारदर्शी वस्त्र था, और राजकुमार उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह सम्मोहन में हो। लेकिन अचानक वह महिला गायब हो गई। ड्रेनियन को समझ नहीं आया कहाँ, और दोनों कैर पैरवल लौट आए। ड्रेनियन को लगा कि वह हरी चमकती हुई महिला स्वरूप दुष्ट है। ड्रेनियन इस बात को राजा को बताना चाहता था, लेकिन उसे ये भी लगा कि ये चुगलखोरी होगी, इसलिए वह चुप रहा। लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि अगले दिन रिलियन अकेले ही सवारी पर निकला। उस रात वह नहीं लौटा, और तब से ना तो उसका कोई सुराग, न घोड़ा, न टोपी, न क्लॉक,
कुछ भी नार्निया या आसपास के किसी भी राज्य में कभी नहीं मिला। तब ड्रेनियन ने दुखी होकर राजा से कहा, हे महाराज, मुझे तुरंत दंड दे, क्योंकि मेरी चुप्पी से आपके पुत्र का विनाश हुआ है। और उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई। राजा कैस्पियन ने एक युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और ड्रेनियन पर हमला करने को दौड़े। ड्रेनियन एक पत्थर की तरह शांत खड़ा रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी उठी तो कैस्पियन ने उसे फेंक दिया और रो पड़े। मैंने अपनी रानी और पुत्र दोनों को खो दिया, क्या अब मैं अपने मित्र को भी खो दूं? और वह ड्रेनियन के गले लग गए और दोनों रोए और उनकी मित्रता बनी रही। ऐसी थी रिलियन की कहानी। और जब कहानी खत्म हुई तो जिल बोली, मुझे पूरा यकीन है कि वह सांप और वह औरत एक ही थी। सच है, सच है, हम भी वैसा ही सोचते हैं, उल्लू ने हू हू करते हुए कहा। लेकिन हम नहीं मानते कि उसी ने राजकुमार को मारा, ग्लिमफेदर ने कहा, क्योंकि कोई हड्डियां। हमें पता है उसने नहीं मारा, स्क्रब ने कहा। असलन ने पोल से कहा था कि वह अभी भी कहीं जीवित है। इससे तो बात और भी खराब हो जाती है, सबसे बूढ़े उल्लू ने कहा। इसका मतलब है कि उसे उसकी जरूरत है और नार्निया के खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रही है। बहुत बहुत पहले, जब कुछ शुरू ही हुआ था, एक सफेद जादूगरनी उत्तर से आई थी और हमारे देश को 100 सालों तक बर्फ और ठंड में जकड़ लिया था, और हमें लगता है ये औरत भी उसी गिरोह की कोई है। ठीक है फिर, स्क्रब ने कहा, पोल और मुझे इस राजकुमार को खोजना ही होगा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तुम दोनों के पास कोई सुराग है? ग्लिमफेदर ने पूछा। हाँ, स्क्रब ने कहा, हमें पता है कि हमें उत्तर की ओर जाना है और हमें एक विशाल खंडरनुमा नगरी तक पहुंचना है। ये सुनते ही उल्लुओं में और भी जोर जोर से त्रुहु त्रुहु की आवाज गूंजने लगी, पंख फड़फड़ाने लगे और सब उल्लू एक साथ बोलने लगे। वे सब माफी मांगते हुए बताने लगे कि वे खुद बच्चों के साथ उस खोए हुए राजकुमार की खोज में नहीं जा सकते। तुम दिन में यात्रा करना चाहोगे और हम रात में, ये चल नहीं पाएगा, नहीं चलेगा, वे बोले। एक दो लोगों ने ये भी जोड़ा कि इस खंडर में अब पहले जितना अंधेरा नहीं है और ये सभा अब काफी देर तक चल चुकी है। सच कहें तो जब से विशालों के खंडर शहर की बात आई है, उल्लुओं का जोश कुछ ठंडा सा पड़ गया था। लेकिन ग्लिमफेदर ने कहा, अगर ये उस रास्ते पर जाना चाहते हैं, एटेंसमोर की ओर, तो हमें इन्हें किसी दलदली जीव के पास ले जाना होगा। वही लोग इनके सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। सही बात है, जरूर करो, उल्लुओं ने कहा। तो चलो, ग्लिमफेदर बोला, मैं एक को ले चलता हूँ, दूसरा कौन लेगा? ये काम आज रात ही होना चाहिए। मैं ले जाऊंगा दलदली जीवों तक, एक और उल्लू बोला। क्या तुम तैयार हो? ग्लिमफेदर ने जिल से पूछा। मुझे लगता है पोल तो सो गई है, स्क्रब ने कहा।